स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। I just want to understand how many of you are comfortable with the language English. यहाँ पर मैं आपके साथ किस मीडियम में कम्युनिकेट करूं, मुझे वो कंफर्म कर दीजिएगा. Should it be completely English or can I keep it a mix? You're comfortable? Okay. Some of you have told me to keep it a mix as well. So I think I'm going to keep it bilingual. इसको bilingual ही रखेंगे so that understanding is not an issue at all. Thank you so much. I got your point, everybody. There's so much of excitement that I see a lot of messages are coming in one way. Okay, Shreya Tripathi is complaining. And everybody who's here for the session, it's just a very polite request. थोड़ा सा ऐसे बैठिए कि आप पढ़ने आए हैं. देखिए, जब मैंने ये सेशन की बात भी की थी, वॉइस नहीं आ रही है तो क्या करें? तो अगर वॉइस नहीं आ रही है तो मैं आपको बताऊं भी कैसे? ठीक है. सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट हियर. नाउ एवरीबडी हुज हियर, आपको एक लार्ज एक्सटेंट में इंग्लिश के ऊपर कंट्रोल कमांड की रिक्वायरमेंट होती है एज अ यूपीएससी कैंडिडेट. एंड so I'm removing the chat completely from here because I cannot entertain everybody who's here wasting their time. Getting back to business, everyone, I think अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, लोगों का probably comfort देखते रहेंगे, तो there's a lot of unrequired stuff that we need to tackle at times. तो मैंने chat बंद कर दी है. अब जिन लोगों को chat में जो कुछ भी करना है comfortably करते रहिए. Now ठीक है. So I thought आप लोगों की कुछ queries में entertain कर पाती with the help of the chat box, but वो बंद करना पड़ा. Regardless, you guys understand. Now getting back to business here. अगर आप लोगों के सिलेबस की और आप लोगों के एक एस्पिरेंट लेवल पर हम कंसिडर करें यहाँ पर, तो हमें प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग एंड फॉर इंटरव्यू पर्पसेस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर्पसेस के लिए अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है. वी नीड इंग्लिश ऑन दोज लेवल्स. And the fact that we need spoken English for all of this is very rarely kind of conveyed to the students. Now, every time I have met a student, they have had this idea, they've had this image in their head कि हमें थोड़ी बहुत अंग्रेजी की जरूरत है, हमारे लिए कुछ बहुत हाई फाई अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब पहली चीज तो जो मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट्स को कितनी क्लैरिटी होती है कि डू यू रियली अंडरस्टैंड कि हाई फाई इंग्लिश क्या होती है और नॉर्मल लेवल की इंग्लिश क्या होती है. पीसीआर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आप मेरे वीडियो को भी इनेबल कर दीजिएगा. Well, this was one of a kind experience to see hacking on such an immense level. I have absolutely nothing to say here. First of all, I'd like to apologize that you had to go through that. All the audience and the viewers who were here. एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. जी, कर लिया मैंने. Thank you. Now, as a woman, I think it takes more guts from me to get back to business here. But I hope all of us are grown-ups. We understand how things work here. Getting back to what my topic was initially. जब आपको ये कहा जाता है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए नॉर्मल लेवल की, अब हमें नहीं पता है नॉर्मल लेवल की इंग्लिश क्या होती है. तो सबसे पहले I'd like to पीछे मेरे को ना अपना वो शेयर करना है, स्क्रीन शेयर करनी है. ओके, स्क्रीन शेयर करने से पहले आपसे नॉर्मली यहाँ ऐसे बात कर लेते हैं. हमारे जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पर हमें प्राइमरीली काम करना होता है, नंबर 1 हो जाता है हमारे लिए ग्रामर, नंबर 2 होता है वोकैबुलरी डेवलपमेंट, और नंबर 3 होता है हमारे सामने कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हम पैसेज को रीड करके उसके ऊपर बेस्ड आंसर्स लिखते हैं. नाउ फॉर द मोस्ट पार्ट जो सबसे पहला लेवल होता है हमारे लिए इंग्लिश को मजबूत बनाने का, जहां तक एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट की बात होती है, तो वो इन्हें यही बताया होता है कि आप सबसे पहले ग्रामर से शुरू करिए, विच आई थिंक इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट ऑल्सो. लेकिन ग्रामर का लेवल कितना हो सकता है, कौन से प्राइमरीली वो टॉपिक्स हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं और हमारे भर की अंग्रेजी हमें आ जाएगी, so that while writing good English we are not getting stuck. So there are some topics that I'm going to specifically be dictating. I think sharing the screen is not going to be possible here, लेकिन आप लोगों को मैं जो टॉपिक्स यहाँ पर बता रही हूँ प्रिसाइजली, नंबर 1 इज गोइंग टू बी वर्ब. ठीक है. रवि, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ क्या?
No, ma'am, due to security purpose. मैं आपको शेयर कर दूं तो आप कर दोगे क्या स्क्रीन शेयर? नहीं मैम, ऐसा अच्छा, ओके, ठीक है, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। सो अगेन, नाउ इफ आई से हमारे लिए सबसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वर्ब्स। वर्ब से हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? वी टॉक अबाउट एक्शंस प्राइमरीली। जब भी हम लोग लिख रहे हैं या आपस में कॉन्वर्सेट करते हैं तो हमारे लिए जनरली किसी ना किसी के एक्शंस डिस्कशन होते हैं, पॉइंट ऑफ डिस्कशन होते हैं। नंबर 2 हमारे पास आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, विच इज अनदर टॉपिक जो कि आपको ग्रामर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नंबर 3 वी हैव टेंस। और ये तीनों टॉपिक्स को जब आप पढ़ लेते हैं फिर आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस जो कि अच्छे होते हैं, जैसे वर्ड्स लाइक ऑल्दो, फर्दरमोर, मोरओवर, इन वर्ड्स को कहाँ कैसे हम यूज करके अपने वाक्यों को और हैवी और थोड़ा सा डेकोरेटेड बना सकते हैं। तो उन वर्ड्स का यूसेज, उनको कनेक्टर के जैसे कब यूज करना है और प्रोबेबली कंजंक्शन के जैसे कब यूज करना है, ये कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशंस होते हैं अंग्रेजी में। अब क्योंकि रिटन अंग्रेजी मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पर है ही नहीं, मेरे लिए ये जरूरी है कि जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं या जब आप लोग लेटर से एक प्रेजेंटेशन देते हैं, सेल्फ प्रेजेंटेशन, आप अपने आप का एक इम्प्रेशन क्रिएट करने पर फोकस्ड होते हैं जब, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या काउंट होती है? सबसे पहली चीज होता है आपका फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि आप कितने वेल ड्रेस्ड हैं, कितने प्रेजेंटेबल हैं। ठीक है, उस पर आप लोग काफी अच्छे से काम करते हैं, या फिर उसके लिए भी हम लोग जो सेशंस करते हैं उन चीजों में आपको हम अक्सर इन्वॉल्व करके बताते हैं चीजें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, जब फिजिकल अपीयरेंस जहां खत्म होता है वहां से शुरू क्या होता है? लोगों की नजर में शुरू होता है कंटेंट, कि आपके पास ज्ञान कितना है। लेकिन आप किस माध्यम से अपने ज्ञान को कन्वे कर रहे हैं, सामने वाले के लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा हमारे लिए। और चाहे आप हिंदी को चूज करिए इंटरव्यू के लिए, चाहे आप इंग्लिश को चूज करिए, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, जैसे आपकी आवाज में एक शिवर है, यानी आपकी आवाज कांप रही है, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम? सामने वाले को पता चल गया आप अंडर कॉन्फिडेंट है। अब आप कितनी भी अच्छी बातें, कितना भी आपका कंटेंट जो है वो कॉन्क्रीट है, आप कर रहे हैं वहां पर, बट दिमाग में सामने आपके पैनल के ये चल रहा है कि अच्छा अभी ये नर्वस है। अब नर्वस है तो वो इसके ऊपर और बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर आपका जो ग्रिलिंग होता है वो और शायद इंटेंस हो जाता है। या अगर गलती से उन्होंने आपको सिंपैथी दिखा दी, अरे घबराओ मत, घबराओ मत, पानी पी लो, ब्रीथ ब्रीथ रिलैक्स, आपको मालूम है कि ये सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इन सारे केसेस को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल टेक्निक होती है, जिसको सबसे पहले हम लोग अगर एज अ स्पीकर देखें तो द फर्स्ट थिंग, एंड आई थिंक इट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग, क्या करना है आपको? आपको बोलना शुरू करना है। हो सकता है कि इंडिविजुअली आप एक इंट्रोवर्ट हैं, हो सकता है यू डोंट लाइक टू टॉक टू मच, बट दैट डज नॉट मीन कि आप पब्लिक स्पीकिंग में जो आपका डर है उसे अपने इंट्रोवर्टेडनेस से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं वो तो मैं इंट्रोवर्ट हूं इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूं। सो ये कोई लॉजिक नहीं होता है। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल, और आप पब्लिकली शाय हो सकते हैं एज अ कैंडिडेट, विच अगेन इज नॉट वर्किंग इन योर फेवर। इन सारी चीजों के लिए वी हैव टू लर्न हाउ टू डी क्लटर आवर थॉट्स। हमारे थॉट्स को हम कैसे डी क्लटर कर सकते हैं? हमारे जितने भी कैंडिडेट्स इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास ये कैसे पॉसिबल है कि हमें पता हो जाए कि भाई मुझे तो यही बोलना है, मुझे 1 2 3 पॉइंटर्स में मालूम होना चाहिए that I'm going to talk about this specific thing. This is my entire outline. Outline preparation is the most underrated way of becoming a better speaker. अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत करनी होगी किसी भी एक टॉपिक को आप उठा लीजिए, वट एवर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, यू गोइंग टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, you're going to talk about the new schemes, you're going to talk about constitution, anything at all. आप अपना टॉपिक उठाएंगे और आप उसकी एक आउट लाइन प्रिपेयर करेंगे। मैं एक्चुअली हिंदी वर्ड रिकॉल करने लग गई थी which involves rekha but getting back to it again.
आपको हमेशा, आप कितने सिंपल टॉपिक्स पे बात करते हैं, दैट्स वेरी नाइस। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको मालूम है कि कम्युनिकेशन या इंटरव्यू मेरे लिए परेशानी का कारण बन सकता है, तो इन दैट केस यू स्टार्ट टुडे, यू पिक अप एनी टॉपिक सिंपलेस्ट, जो आपकी नजर में सबसे सिंपल हो, आप वो उठाइए और आउटलाइन तैयार करिए कि सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं इसके ओरिजिन की बात करूंगा, फिर मैं कारण बताऊंगा कि ओरिजिन क्यों हुआ था, ओरिजिन होने के बाद क्या इसमें अच्छी चीजें हुई हैं या इसमें बुरी चीजें हुई हैं, करेक्ट। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को समराइज करना पड़ेगा। अगर मेरे दिमाग में ये क्लियर है कि मैं इस विषय में बात करने जा रहा हूं, इस मुद्दे पर बात करूंगा मैं, और इतना टाइम लेकर के इन पॉइंटर्स पे मुझे बात करना है, तो जो आप कहते हैं ना मैम दिमाग में वर्ड नहीं आता, थॉट्स नहीं आते, ब्लैंक आउट हो जाते हैं, तो ये आज से आपको प्रैक्टिस करना है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया और इंटरव्यू के 20 दिन पहले बैठ के हमने ये एक्टिविटी शुरू करी और फिर एकदम से आपका दिमाग भी एक्सपैंड नहीं कर सकता। उसको आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस देनी होगी, वो एनवायरनमेंट देना होगा कि अभी तुम सोच सकते हो, तुम और प्लान कर सकते हो और प्लान्ड मैनर में बात कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो टू बिकम अ बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट स्पीकर, यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस फॉर योरसेल्फ। ये आपका पहला स्टेप है। नंबर टू होता है हमारे पास कि हमारा कोई भी जो एक इंटरव्यूई होता है, जो इंटरव्यू देने जा रहा है, आपने देखा होगा कि जिन लोगों को पहले से मालूम होता है कि मैं तो अंग्रेजी बोल लेती हूँ, उनके कॉन्फिडेंस लेवल में, और जिन लोगों ने अंग्रेजी सीखी है उस दिन के लिए, है ना, पहले से ही कॉन्फिडेंस में डिफरेंस है। क्यों होता है ऐसा? जो लोग पहले से अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं भाई, उनका कंफर्ट लेवल वहां पर बन चुका है, और जो लोगों ने आज शुरू किया है उनका कंफर्ट लेवल नहीं है। सीधा फंडा है। So if you've been doing something for 365 days and I am doing that for only 30 days, clearly there is going to be a difference of confidence level between you and me. So that's what exactly happens. तो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आएगा? जब भी आप बात करेंगे ना इंग्लिश में, जितना ज्यादा हो सकेगा आपको बात करना चाहिए, और रेलेवेंट चीजों पे बात करो। जब आपको ये कोई सलाह देता है कि मूवीज देखो, सीरीज देखो, वो वंस इन अ वाइल्ड चीजें होती हैं जो अच्छी लग जाती हैं, वहां से इंसान का थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी सुधर सकता है, थोड़े नए शब्दों का ज्ञान बढ़ सकता है। बट कभी भी आप मूवीज देख करके और वेब सीरीज देख करके आज से अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। नाउ द थर्ड थिंग इज, क्या हम सब लोगों को सेंटेंसेस बनाना आता है? हम ऐसे लिखते हैं या फिर हम अगर बोलते हैं, इन दोनों जगहों पर प्रेसी बनाना है। सी, जब हम ऐसे लिखते हैं तो कई बार हमारा इंटेंशन होता है कि मेरे वाक्य अच्छे और लंबे, लेंदी हो, बट जब हम प्रेसी राइटिंग करते हैं तो वहां तो पूरा टास्क ही यही होता है कि इसको समराइज करिए। और समराइज करने के लिए कैसे वाक्यों की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है? छोटे, कंसाइज, टू द पॉइंट। सो हाउ डू यू डू दैट? आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने आपकी पीपीटी बनाई थी उसमें कुछ वर्ड्स आपके लिए मैंने लिखे थे। एक तो होता है, हम बहुत ही बेसिक वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, जैसे हमें कहना है कि मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूं, और अंग्रेजी में हम कहते हैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस। नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस एसे, आई एम स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू, आई एम स्टार्टिंग दिस सेशन, ऐसे करके हम बोलते हैं। लेकिन अगर हम आपसे यहाँ पर कहते हैं आई एम इनिशिएटिंग द इंटरव्यू, आई एम कमेंसिंग द इंटरव्यू, आई एम बिगिनिंग द पैराग्राफ, आई एम टेकिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एसे, तुरंत जो आपका बेसिक था स्टार्ट, वहां से आप थोड़ा सा स्लाइटली बेटर लेवल पे हैं। आपने क्या किया? आपके बेसिक बेसिक शब्दों को आपने थोड़ा सा एडवांस किया है, थोड़ा सा एडवांस। दिस इज नॉट इवन लाइक जार्गन, ठीक है। फिर अक्सर एक हमारा वर्ड होता है हेल्प। हम हमेशा यही कहते हैं we need to help other nations, और XYZ nation needs to help this nation, etc. हमारा ये वर्ड हेल्प जो होता है, इसे हम कई बार यूज करते हैं while writing, giving interviews, etc. अगर आपसे पूछा जाता है कई बार कि why do you think this new scheme has been launched by the government, तो हम कहते हैं this is to help a certain strata of the society, सोसाइटी के एक सर्टेन वर्ग को मदद करने के लिए। हेल्प की जगह क्या हम एड शब्द का इस्तेमाल, असिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। What's holding us back? हम जो ओवर यूज्ड वर्ड्स हैं हमारे, उसमें कंफर्टेबल हो गए हैं। We are not opening up to expanding our vocabulary. And once you start doing that, I think you can very easily try and start switching between these common words to
a little better word, आप अगर खाली टाइम में बैठे हैं, आपका ग्रुप है, आप ग्रुप के साथ पढ़ते हैं, किसी एक मित्र के साथ पढ़ते हैं, किसी बैच में पढ़ते हैं, आप वहां पर एक 2 मिनट का गेम भी खेल सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए बोला है कोई सा भी एक वर्ड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया गेट, आपने कहा गेट, दिस इज द बेसिक वर्ड, इसका एडवांस क्या हो सकता है? ऑब्टेन हो सकता है, अकम्प्लिश हो सकता है, अचीव हो सकता है, ये सारे ऑब्टेन के ही एडवांस्ड सिनोनिम्स हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपनी बेसिक वोकैब को एक पुनर्जन्म देना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी चीजों पर जो है काम करिए। आप रीड करते हैं, मुझे पता है आप लोगों का तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप अच्छे आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, अच्छी पब्लिकेशंस के राइट अप्स ना पढ़ें, इनको जरूर पढ़िए। और मैं एक और चीज कहूंगी, एक जैसे मैंने हमेशा सुना है कि आप लोगों को कहा जाता है द हिंदू पढ़िए, विच इज अ वेरी गुड publication to refer to, that's a very good thing। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अंग्रेजी में थोड़ा सा और गेम स्ट्रॉन्ग करना है अपना, है ना, बेहतर शब्दों का चुनाव आप अगली बार कर पाए, कैसा करेंगे आप? बेहतर शब्द अचानक से आपके दिमाग में क्यों आएगा? जब आप अपने आप को थोड़ा सा सराउंड करेंगे ना, यू हैव टू सबमर्ज योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। धीरे धीरे आपको, जब आप अच्छा रीड करेंगे तो आपके दिमाग में वो शब्द बैठना शुरू करेंगे। एंड इसीलिए मैं कहती हूँ कि 2 ऑनलाइन ऐसे पब्लिकेशंस हैं जिनको I don't know whether I should name it or not, but I'm going to take the risk. So number one is The Economist, which is very well written. The choice of words and the clarity of thought is like absolutely lucid. बहुत शानदार लिखा जाता है उन दोनों में ही, और काफी जेनरिक और काफी केटरिंग टू एवरी टॉपिक एंड एवरी सेगमेंट। आपका इंटरेस्ट जो भी है आप उस पर क्लिक करके उसे रीड कर सकते हैं, इससे भी आपकी वोकैबुलरी एक्सपैंड होती है। नाउ इंटरव्यू में जाकर के बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैं तो जो यूट्यूब पर देखती हूँ, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जब वो इंटरव्यू देने आ रहे होते हैं, तो शुरुआत में कैसे होते हैं और उनको बदला जाता है धीरे धीरे, उनको बॉडी लैंग्वेज के कुछ डिटेल्स, निटिग्रिटीज सिखाई जाती हैं। तो नंबर 1 तो यही होता है हमारे सामने कि जैसे आज ही मैंने देखा कि पैनल ने कोई सवाल पूछा है कैंडिडेट से, अब कैंडिडेट को वो सवाल समझ में नहीं आ रहा है, एंड व्हाट इज द कैंडिडेट डूइंग? The candidate is sitting and staring blankly on the face of the panelist. Panelist को आप बिल्कुल blank stare कर रहे हो। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको सवाल समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर रहे हैं? blank stare दे रहे हैं। तो क्या ये सही चीज है? Does this show that you are in control of the situation? Being in control of the situation is the most important thing for any interview। देखिए इंटरव्यू के मामले में मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि नहीं शॉर्ट है कि सिलेक्शन हो जाएगा, यार उसमें तो तुम कौन से बोर्ड के साथ फंस गए हो ये भी डिपेंड करता है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बोर्ड्स होते हैं बहुत लीनियंट होते हैं, कुछ बोर्ड्स होते हैं दे फोकस टू मच ऑन द डिटेल्स, है ना। तो ये आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपको फुली प्रिपेयर्ड होकर के जाना चाहिए। आप राम भरोसे भी नहीं छोड़ सकते हैं सिचुएशन को। यू कैन नॉट जस्ट बी लाइक चलो देख के आते हैं, छोड़, जिंदगी का सवाल है ये तो, राइट। सो यू हैव टू बी इन अ पोजिशन वेर यू नो, बोर्ड अच्छा मिले खराब मिले, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। स्ट्रिक्ट जूरी है दैट्स फाइन, नहीं है स्ट्रिक्ट दैट्स इवन बेटर, बट आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई काम, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट शिवरिंग, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट हेजिटेटिंग। अब मैं आप लोगों से बहुत कंफर्टेबली बैठ के यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो मे बी माई हेड इज मूविंग अलॉट, मे बी माई हैंड्स आर मूविंग अलॉट, बट एज अ कैंडिडेट जब आप जाते हैं कहीं पर बात करने, कहीं इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने हैंड्स को एकदम खुलेआम मिसकैलकुलेटेड तरीके से मूव कर सकते हैं या सर को ज्यादा झटक सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपकी आईज की जो फ्लटरिंग होती है, ये जो ऐसे इस तरीके से आईज का मूवमेंट होता है, ये बहुत बताता है आपके कॉन्फिडेंस के बारे में, ठीक है। तो आपको हर एक चीज पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रखना होता है, और ये इतना कंट्रोल जब आप इंसान 20 दिन में तैयारी करता है ना, इतना कंट्रोल कि वो फाइनली जब परफॉर्मेंस का डे आता है, व्हेन इट इज द डी डे, द फाइनल डे वेयर यू हैव टू बी योरसेल्फ एंड हैव सो मच कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, उधर जाकर के चीजें खराब हो जाती हैं क्योंकि हमने डे 1 से तैयारी नहीं की, है ना। तो ये जितना प्रेशर आप लोग होल्ड करते रहते 20 दिन पहले जाकर के, अब नाउ आई डोंट हैव टू ब्रेक एंड आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ स्टार्ट टुडे इटसेल्फ, मैं आज ही शुरू कर देता हूँ ये काम।
और फिर आप देखिए कि थोड़ा सा जब आप ग्रेजुअल एफर्ट रखेंगे ना अपने लिए, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि ये इतना टफ नहीं है। ठीक है, आपको ठीक है, कोई आपको कोर्स नहीं करना है, आपको कहीं क्लास नहीं करनी है, आपको लगता है कि मैं अपने सब्जेक्ट्स पर अच्छा ध्यान देता हूँ, पर्सनालिटी मेरी अच्छी है, ये आपका थॉट है कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन इंटरव्यू में आपकी नजर में आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये शायद 30% मैटर करता है। 70% मैटर करता है कि पैनल को आपकी पर्सनालिटी कैसी लगी। आर यू प्लेजेंट इनफ, आर यू चार्मिंग इनफ, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ, आर यू somebody who comes across as a person who can be trained. This is a very very important thing. अगर आप किसी इंटरव्यू में जाकर के जरूरत से ज्यादा वाचाल हो रहे हैं, you being too loquacious, you're talking too much, उन्हें पता चल चुका है कि ये बंदा ट्रेनेबल नहीं है, हम इसे ट्रेन नहीं कर पाएंगे। एंड इस ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि क्यों लोगों को सिलेक्शन नहीं मिलता है। इतना कॉन्फिडेंट है यार वो, उसने इतनी मेहनत करी है, इतना ज्ञानी है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। तो ये सारी चीजों के लिए, keeping all of these things in mind, we have to be prepared on body language level, on vocabulary level. पता है, आपके words से पता चल जाता है whether you're a confident person, whether you are a very basic average person who's just pretending to be a confident person. कभी आपसे पूछा जाए कि what do you think, are you a good human being? ठीक है, they ask you these kind of questions in an interview. आपसे पूछा गया what do you think, are you a good human being? और आप जवाब में कहते हैं sir I think I am. Now this shows that you are not sure. आप श्योर नहीं, आपको पक्का नहीं मालूम है whether आप अच्छे इंसान हो या नहीं, बट आपको डीप डाउन तो मालूम ही होगा कि आप अच्छे इंसान हो। Who says कि मैं नहीं हूं अच्छा इंसान? That's the most important thing. So अगर हम यहाँ पर आई थिंक की जगह आई बिलीव बोल दें, तो सामने से क्लियर हो गया है कि इस इंसान को कॉन्फिडेंस है, उसके फ्रेज से मालूम चल गया कि ये जो बात बोल रहा है उसके लिए वो कन्विंस्ड है ना। फिर हम क्या करते हैं, अगर आपसे पूछा गया कि क्या लगता है कि भारत ग्रो कर रहा है या नहीं, इंडिया इज ग्रोइंग और नॉट, डेवलपिंग और नॉट, सर एवरीवन दीज डेज फील्स दैट इट इज ग्रोइंग। अब ये एवरीवन फील्स इट इज ग्रोइंग, एवरीवन क्या है? दिस इज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, यू आर जनरलाइजिंग एवरीथिंग। आप ना तो ऐसा आप अपने एसे में लिखेंगे, ना तो बातचीत करते वक्त इंटरव्यू में बोलेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अलाउड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सबके बारे में कैसे कह रहे हैं, आपसे पूछा गया है कि आप क्या सोचते हैं। सो एवरीवन को जब आप यूज करिएगा, बात करते वक्त आंसर दीजिएगा, समझिएगा कि आप एक एक इंसान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इन जनरल आपका कॉन्फिडेंस कैसे पता चलता है, यहाँ पर दिखता है। अच्छा, अगर मैं अभी आपकी क्लास यहाँ पर ले रही हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज उदिसा मिश्रा and I am going to teach you English. So, will you be comfortable in taking any kind of opinions or advice from me? क्या आपको वाकई वो कन्विक्शन होगा कि मुझे इनकी क्लास अटेंड करनी है, मुझे इनकी बात में कोई भी इंटरेस्ट है? क्या रहेगा आपको वो इंटरेस्ट? आई डोंट थिंक सो। तो इस वजह से कई बार लोग इसको बहुत पर्सनल लेवल पे ले जाते हैं कि मैं तो श को स बोलता हूं, तो इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है। बट दैट्स नॉट द रीजन। अगर कोई देखो मेडिकल इशू है तो वहां पर तो यार वी आर आउट ऑफ इट। इफ दिस इज अ मेडिकल इशू, हम तुरंत वहां से बैकआउट कर जाते हैं, क्योंकि हम मेडिकल इशू को नहीं क्योर कर सकते। एज अ टीचर आई कैन डू दैट, बट एज अ टीचर आई कैन डेफिनेटली टीच यू कि आप श को श कैसे बोलें, स को स कैसे बोलें। जैसे वर्ब जब मैं पढ़ाती हूँ, क्रियाओं को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर वर्ग ऑफ स्टूडेंट्स है, जो अगेन मैं रीजन का नाम नहीं लूंगी, बट वो वर्ब को भर्ब कहते हैं, भर्ब का पहला रूप है ये। तो व नहीं बोल पा रहे हैं, है ना। इवनिंग, इवनिंग जब आपने विश किया है अपनी जूरी को, अगर आप कहते हैं गुड इवनिंग पैनल या गुड इवनिंग जूरी मेंबर्स, अगर आप इवनिंग कह रहे हैं तो इसका अलग इम्पैक्ट है, और अगर आप इवनिंग बोल रहे हैं तो इसका अलग इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन XYZ सब्जेक्ट, आप आई हैव व बोल रहे हैं। वहीं पर अगर आप कहते हैं आई हैव,
हैव क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्लीज ट्रस्ट मी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, एंड आई कम हियर विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद कैंडिडेट्स लाइक यू। तो और दूसरी बात ये है कि भाई आपके उच्चारण से, आपके शब्दों के चुनाव से मैं कभी भी ये कंक्लूड नहीं कर सकती हूँ कि आपको दिमाग कम है, आपका ज्ञान कम है। दैट्स समथिंग वी कैन डेफिनेटली नॉट कमेंट ऑन, राइट? सो आप कितने भी बुद्धिमान हो, आप कितनी भी मेहनती हो, अगर आप अपनी बात फाइनल डे पे, जो आपका फाइनल स्टेज है, वहां पहुंच करके नहीं ठीक से रख पा रहे हो, then you're creating a problem for yourself, राइट? बिकॉज इवेंचुअली वही होता है जिसका इंप्रेशन बहुत अच्छा चला जाता है, उसका इंटरव्यू क्लियर होता है ना? अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग, जैसे हम में से बहुत सारे लोग, अब क्योंकि मैंने आपको वोकैबुलरी का बता दिया, चॉइस ऑफ वर्ड्स का बता दिया, प्रोनाउंसिएशन का बता दिया, अब होता क्या है, आपसे हमेशा कहा जाता है ग्रामर को समझ के चलो, कम से कम लिखो तो ग्रामर का मिस्टेक मत करो, तुम बहुत एडवांस वोकैबुलरी मत यूज करो, उसकी आपको जरूरत नहीं है, ये आपको सब कहते हैं और मैं भी इसके पक्ष में हूँ। एडवांस का मतलब होता है रियली बिग वर्ड्स, लाइक वेरी हैवी वर्ड्स। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू यूज वर्ड्स विच आर अ लिटिल नॉट ओवर यूज्ड, है ना? जैसे अब गुड को बहुत दुनिया भर ने यूज कर लिया है, बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम कभी बोलते हैं, लेट अस से कोई भी वर्ड हमारे पास हो जो बहुत ज्यादा, जैसे वेरी गुड, वेरी को बहुत ओवर यूज किया जाता है ना, गुड की जगह अगर हमने अमेजिंग भी बोल दिया है, तो दैट स्टिल seems to be a little different, seems to be a little improved version of the other word, ठीक है? तो इसलिए हम कहते हैं शब्दों का थोड़ा बेहतर चुनाव करिए। बहरहाल, तो ये सारी चीजों पर मैंने आपको ज्ञान दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रामर की। अगर आप अपना ओपिनियन बताते हैं, तो जो सबसे कॉमनली यूज्ड आपका फ्रेज होता है, तो उसमें इंसान कहता है, अकॉर्डिंग टू मी इंडिया नीड्स टू बकल अप फॉर डैश डैश डैश। कोई भी आपको एक स्टेटमेंट देना है, फॉर एग्जाम्पल यू सेड अकॉर्डिंग टू मी इंडिया नीड्स टू डैश डैश डैश। नाउ द मोमेंट यू सेड अकॉर्डिंग टू मी, let me tell you, according to me is an incorrect phrase. according का यूज किया जाता है किसी थर्ड पर्सन को कोट करने के लिए। according to the XYZ publication, according to the prime minister of the country, according to the officer of that area, according is for the third person, ठीक है? not for myself. आप कह सकते हैं as per my opinion, in my opinion, I think this way, etc. So according to me से बचिए, avoid that, ठीक है? उसके बाद जैसे आप लोगों, ये तो बहुत ही कॉमन सी एक चीज है, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा लिमिटेड फील कर रही हूँ, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही हूँ। नाउ तो जैसे हम कहते हैं ना, आई सिंग, आई डांस, आई ईट, आई वॉक, ये सब आपने आई की मदद से बनाया है अपने वाक्यों को। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं ही सिंग, ही डांस, ही वॉक, आपको मालूम है ये गलत हो गया है। नाउ दिस इज इनकरेक्ट। सो इसको कैसे सुधार सकते हैं? यहां पर ही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक टॉपिक बताया था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वो एक्शन में आता है। तो सब्जेक्ट यदि आपका एक वचन यानी कि सिंगुलर है, तो आपका जो क्रिया है, वर्ब है, वो भी एक वचन होना चाहिए। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे, मैं थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि मिसेस शर्मा, ओके दिस कांस्टेंट नॉइज इज अ लिटिल अनोइंग। Ma'am, it is audible and visible clearly. Thank you, thank you. No, I was getting a message from the teammates. Okay, now, yes, I was going to give you an example for a sentence. मान लीजिए मैंने आपसे कहा Mrs. Singh as well as her daughters were invited to the ceremony. ठीक है, दोबारा सुनिए, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, Mrs. Singh as well as her daughters were invited to the wedding or to the ceremony, whatever you want to write. रवि, चैट भी नहीं अलाउड है ना? No, ma'am, chat is not allowed. नहीं, थैंक यू, वो चाहिए भी नहीं मुझे। बट डू यू थिंक, मैं स्टूडेंट से पूछ रही हूँ कि इस वाक्य में क्या आप लोगों को लगता है कोई एरर है? There are very few people who have raised their hands. Now I don't know what is the purpose of raising hand here, because I cannot take the risk. I'm genuinely going through that heckling for the first time, जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था।
मैं खुद बताती हूँ, अगर कुछ लोगों को लगता है कि इसमें एरर है तो वेरी गुड, क्योंकि इसमें एरर है। मैंने आपसे कहा मिसेस सिंह एज वेल एज हर डॉटर्स व यानी कि WERE, मिसेस सिंह एज वेल एज हर डॉटर्स, और फिर हमने लिखा WERE जो कि एक बहुवचन का ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सहायक क्रिया होता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर वर की जगह हमें क्या लगाना था, वॉज लगाना था, WAS। क्यों लगाना था वॉज? क्योंकि जो फ्रेज आपने सुना एज वेल एज, ये क्या होता है, ये एक पैरेंथेटिकल फ्रेज होता है। जैसे आपके घर में कार्ड आता है, किसी के वहां से निमंत्रण पत्र आता है, तो वो आपके पिताजी के नाम पे, माताजी के नाम पे आता है, ठीक है, और आप ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो वैसे ही जब हम फ्रेजेस देखते हैं ना, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, एटसेट्रा, ये सारे फ्रेजेस अगर दो सब्जेक्ट के बीच में लगते हैं, जैसे मिसेस सिंह और डॉटर्स के बीच में लग गए हैं, तो आइंदा से आप याद रखिएगा कि इन फ्रेजेस की वजह से सिर्फ हमारा पहला सब्जेक्ट ही वर्ब को कंट्रोल करेगा। पहला सब्जेक्ट कौन था? मिसेस सिंह थी। मिसेस सिंह क्या थी? सिंगुलर थी, एक वचन थी। तो मिसेस सिंह हमारी वर्ब को कंट्रोल कर रही हैं, इसलिए हम वर इनवाइटेड ना लिख करके वॉज इनवाइटेड लिखेंगे। तो ग्रामर के बहुत ही सिंपल रूल्स होते हैं जो कि आपके बोलने पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट रखते हैं और आपके लिखने पर भी इम्पैक्ट रखते हैं। और जितना भी हो सके हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इसे बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में पढ़ें हम, बिकॉज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा वाकई आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन जितना पढ़िए उसका एक रीजन लेकर के चलिए कि हाँ भाई लिखते वक्त हमें दिक्कत नहीं आए, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये कारण हमें मालूम होना चाहिए। बाकी रही बात आपकी वोकैबुलरी की, रही बात कि आप कैसे एडवांस तरीके से बात कर सकते हैं, कैसे अपने थॉट्स को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं, किन शब्दों के चुनाव से हम एक बेहतर कॉन्फिडेंट स्पीकर नजर आते हैं, किन शब्दों के चुनाव से हम डरे हुए नजर आते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, जिनके कुछ उदाहरण मैं आपको दे चुकी हूँ। तो इन सारी चीजों पर ही काम करने के लिए स्टडी IQ ने ये डिसीजन लिया है दैट इट इज हाई टाइम कि हम ये सोचना बंद कर दें कि भाई जब मेंस में हो जाएगा तब इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे। आप पहले से शुरुआत से अपनी पर्सनालिटी पर काम करिए। आप लोगों के बारे में एक चीज जो मुझे मालूम है कि आप लोग अपने प्राइम ईयर्स को जो है यहाँ पर डेडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये वर्ड बोला है ईयर्स, तो इससे जुड़ी हुई एक बात याद आई मुझे। जब हम कहते हैं ना ईयर्स, यानी वर्षों की बात हम कर रहे हैं इधर, बहुत सारे लोग कहते हैं इट हैज बिन एन ईयर, एक साल हो गया है। एन ईयर नहीं होता है। जो तुम्हारा YEAR वाला वर्ड होता है, उसके पहले आपको एन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसका उच्चारण होता है ईयर। य से शुरू हो रहा है वो ई से शुरू नहीं हो रहा है। ई से शुरू होते हैं आपके ईयर्स, कान, तो उन्हें आप कहते हैं आई हैव एन ईयर, आई हैव अनदर ईयर, लाइक दैट। बहरहाल जस्ट सम एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं आई हैव 5 इंफॉर्मेशंस अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। 5 इंफॉर्मेशंस ही गलत है। आई हैव फ्यू एडवाइसेस फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ सलाहें हैं। इंफॉर्मेशंस प्लूरल नहीं हो सकता, आपका एडवाइसेस शब्द कभी प्लूरल नहीं हो सकता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क्स, आई हैव डन 5 वर्क्स टुडे। ये सारी चीजें बहुत बेसिक नॉलेज होती हैं, बट इन पर काम करना पड़ेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक बार जेनरिक नॉलेज अंग्रेजी की थोड़ी सी समझ लें और बोलना शुरू करें, तो धीरे 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 विद टाइम, मैं तो सिर्फ 75 दिन आप लोगों से मांग रही हूँ, 75 डेज में आप अपने आप ये समझ जाएंगे कि मुझे किस तरीके के शब्दों का चुनाव करना है, कैसा मेरा उच्चारण होना चाहिए, ओवरऑल मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। इन सारी चीजों पर एक लेट अस से इन अ वेरी इंक्लूसिव मैनर काम करने का प्लान है। और आप लोगों को अगर इस बैच में एडमिशन लेना है तो इस बैच का लिंक आपको शायद चैट बॉक्स में दिख जाएगा। एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आप कोड यूज कर सकते हैं UM Live। सो माय नेम इज उदिशा मिश्रा।
एंड UM लाइव आप यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर के आई थिंक इट्स कमिंग डाउन टू 999 रुपीज। 75 डेज का लॉजिक क्या है, क्यों मैंने रखा है? पर्सनली स्पीकिंग मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा था इन जस्ट 30 डेज, एंड उसके बाद क्योंकि मुझे टीचर बनना था तो मैंने काफी फिर इन डेप्थ पढ़ाई भी करी इसकी, लेकिन बोलना तो मैंने 30 दिन में सीख लिया था। बट ये था कि उस 30 डेज में यार बड़ा प्रेशर बहुत था। आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर कि मुझे ये सीखना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। एंड आई थिंक आज की डेट में आप लोग के पास भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप देखें तो आपको भी पता तो चलता ही होगा और ये रियलाइज भी होता होगा कि यार दिस इज जस्ट अ सिंपल स्किल जो मैं सीखना चाहता हूँ, राइट? एंड कोई भी इंसान जो बोल लेता है इज मोर कॉन्फिडेंट, जो नहीं बोल पाता है उसको अननेसेसरीली थोड़ा सा, क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा लेसर ट्रीट किया जाता है। ये होना नहीं चाहिए, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस, बट ये है तो है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो सिर्फ एक स्किल की वजह से हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को खराब करें, अपने एफर्ट्स को खराब करें, उससे कहीं अच्छा है कि हम एक बार एफर्ट कर लें। और 75 डेज में मैं आराम से आपको सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने बड़े बैचेस पढ़ा दिए हैं, बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है, प्रूफ भी हर जगह है, टेस्टिमोनियल्स हैं, वीडियोज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज हैं। You can just go through those, you can speak to people who are already in the batch. बाकी जिन लोगों को अंग्रेजी सीखना है तो आपके बैच का नाम है स्पोकन इंग्लिश इन 75 डेज। एंड इस बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज करिए UM लाइव 75 डेज। मेरा ऐसा मानना है, पार्किंसंस लॉ आपको पता ही है, अगर आप कोई, आपके पास कोई काम है, आप उसको जितना वक्त देंगे वो काम उतने वक्त में फैलता चला जाएगा, है ना? ये आपने सुना है ना, अगर आप एक किताब पढ़ने के लिए अपने आप को 1 साल दे देंगे तो आप 1 साल में वो किताब खत्म करेंगे। लेकिन अगर आप कह देंगे कि इसको हफ्ते भर में निपटाना है तो आप हफ्ते भर में उसको निपटा डालेंगे, राइट? सिमिलरली अगर आपने अपने आप को बहुत वक्त दे दिया है, अंग्रेजी के पीछे साल 1.5 साल से लगे हैं, अभी भी नहीं ठीक हो रहा है, तो एक बार ये 75 डेज वाला फंडा, और इस बैच के अंदर मैं आप लोग को स्पेसिफिकली एक 75 मिनट का रूटीन भी प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें 2-2 मिनट 3-3 मिनट की बहुत छोटी मोटी एक्टिविटीज हैं, जो करके आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट है। So thank you very much for your time, everybody. And in the beginning of this session, for whatever reasons, we had to go through a slight obstacle. So I'd like to apologize for that. But thank you so much for being so patient with me. Thank you for joining me. And I also take YouTube sessions from 4 p.m. to 4:30 p.m. every Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, 4 days in a week on Study IQ YouTube channel. So you can join me there as well. बाकी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आई एम 110% श्योर अबाउट इट। खूब पढ़ाई करिए, बट ये जो चीज़ें बताई हैं, बिकॉज बहुत कंपटीशन है, और यार जिन लोगों से मेरा अभी तक इंटरेक्शन हुआ है वो ज़्यादातर मेरे एरिया से लोग हैं। मतलब मैं उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानती हूँ जो बहुत पढ़ाकू हैं, दिमागदार हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा हाथ तंग है अंग्रेजी में, और उस वजह से कई बार उन्होंने फेलियर्स का सामना किया है। एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू एनीबडी। सो इट्स अ वेरी सिंसियर सजेशन कि आप इस पर काम करना शुरू करिए, एंड आई विल ट्राई टू परफॉर्म माई बेस्ट and support you all to the best of my ability. And once again, thank you very much. Have a great Sunday. Keep working hard. All the best. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।